आज हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में हमने मनी के बारे में बात किया था और ये 2021 से 2022 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है। अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेज आएंगे तो उसको चेंज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम मनी की बात कर चुके हैं। मनी क्रिएशन जो है या क्रेडिट क्रिएशन है, ठीक है, उसको भी हम फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, देन फिर सेकंड पार्ट देखें जिससे उनको आसानी समझ में आए। इस पार्ट में हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे और आप सबके सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल बैंक है तो हम सेंट्रल बैंक के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल बैंक के फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंट्रल बैंक होता क्या है। अगर देखा जाए नॉर्मली तो सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सारे बैंकों पर अपना कंट्रोल रखता है और जिस कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है उस कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उस पर भी वो ध्यान रखता है, ठीक है, और उसका भी वो कंट्रोल रखता है। एक तरह से सेंट्रल बैंक जो होता है रेगुलेट करता है पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है कह सकते हो हेड ऑफ बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका हेड होता है और कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी ये बैंक होता है। तो इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किसी भी कंट्री में। अब देखिए आपके सिलेबस में जो दे रखा था वो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले है बैंक ऑफ इश्यूज़। बैंक ऑफ इश्यूज़ मतलब यहाँ पर है करेंसी इशू से है। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो नोट्स वगैरह जो करेंसी हैं वो इशू करेगा। नोट वगैरह छापने का जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल बैंक के पास है। देन है बैंकर टू गवर्नमेंट। अब बैंकर टू गवर्नमेंट के लिए मैंने 2 पॉइंट छोटे छोटे समराइज कर दिए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए कि भाई गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंस विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अपनी जो भी कैश बैलेंस है वो सेंट्रल बैंक में रखता है इवन। और जो आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट को बहुत सारे मामलों में क्या करता है एडवाइस भी देता है। डिफरेंट मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्या नाम है मैटर आ जाए तो उसमें भी ये एडवाइस देता है, इकोनॉमी के ऊपर भी एडवाइस देता है। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो क्या है कि क्या नाम है गवर्नमेंट का बैंक है। उसका देखिए बैंकर्स ऑफ बैंक, ये मैंने आपको जब सेंट्रल बैंक की बात बताई थी तभी आपको बता दिया था कि भाई ये हेड ऑफ बैंक होता है, तो कमर्शियल बैंक का हेड होता है। तो इस तरह से इसका रिलेशन किस तरह से होता है, जैसे हमारे कमर्शियल बैंक के साथ हमारा रिलेशन होता है, कस्टमर का रिलेशन होता है, ऐसे ही बैंक का रिलेशन जो होता है सेंट्रल बैंक के साथ होता है। कमर्शियल बैंक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेंट्रल बैंक के साथ होता है। तो देखिए इट्स ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास पैसों की कमी होती है, ठीक है, उनके पास फंड्स की कमी होती है, तो क्या करता है कि ये ग्रांट करता है कमर्शियल बैंक को लोन्स वगैरह, ठीक है। फिर उसका बाद एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई हम क्या करते हैं कि हम भी तो जो कमर्शियल बैंक है उसमें जाकर हम सेविंग करते हैं। तो इस तरह से जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। देन फिर उसके बाद क्या है मेंटेन सेम रिलेशन विद द कमर्शियल बैंक्स एज द कमर्शियल बैंक्स हैव विद जनरल पब्लिक, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही रिलेशन बनाकर रखता है जैसे जनरल पब्लिक के साथ कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक का जो है आरबीआई के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये बैंकर्स ऑफ बैंक है, मतलब हेड ऑफ बैंक है। फिर है लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखिए इससे पहले हमने पॉइंट में बात ही की है कि भाई ये कमर्शियल बैंक को क्या करता है लोन वगैरह देता है, ठीक है। तो अगर कमर्शियल के पास पैसे नहीं है, फंड्स की कमी है, तो जो लास्ट लैंडर होता है यही होता है कमर्शियल बैंक, इससे ही जो है लोन वगैरह लेता है। तो देखिए इट्स मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। कहीं से भी वो अगर फंड्स नहीं ला पाता है तो क्या करता है इट्स अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू लास्ट रिसोर्स, ठीक है। तो वो सेंट्रल बैंक को एक तरह से अप्रोच करता है और सेंट्रल बैंक जो है उनको लोन देता है, ठीक है। अब जो कमर्शियल बैंक है क्या करता है लोन लेकर भाई जैसे हम जो आम पब्लिक है उनको लोन वगैरह देती है, फंड्स वगैरह लेती है सेंट्रल बैंक से। तो इस तरह से ये लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स है। जब कमर्शियल बैंक के पास किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो लास्ट में पैसा सिर्फ इसी के पास होता है, यही जो है फंड रेज करती है, यही जो है फंड मार्केट में उतारती है बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन भी यही करता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इन्हीं के पास होता है। ठीक है, और ये फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करके रखता है, उसकी स्टेबिलिटी बना कर रखता है कि भाई जो रेट है वो किसी तरह से स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा रेट ना हो फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, और जिन बच्चों को फॉरेन एक्सचेंज नहीं पता है तो अभी सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के अदर कंट्री की जो करेंसीज होती है उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज देखिए, सेंट्रल बैंक्स कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, रिजर्व करके रखता है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अदर कंट्री की करेंसीज वगैरह इनके पास होती हैं। ठीक है, द सेंट्रल बैंक मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो क्या करता है कि उसको मेंटेन करके रखता है जिससे क्या हो कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है प्रमोट हो सके, क्योंकि आप कोई भी अदर कंट्री से कोई चीज़ लेगा, रॉ मटेरियल या जो भी है, तो उन्हें वहाँ का एक्सचेंज चाहिए, वहाँ की करेंसी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या करता है, वो फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व कर रखता है। आरबीआई मेंटेन स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ एग्री लिमिट। ठीक है, तो एक लिमिट तक जो है उसकी स्टेबिलिटी बनाकर रखता है एक्सचेंज रेट की। ठीक है, बाकी आप एक्सचेंज रेट के बारे में आगे पढ़ेंगे और वो पूरा चैप्टर ही आएगा फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब इसको मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी है, और आप सब इसको अगर समझोगे तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्रेडिट मतलब सबको पता है, हिंदी में इसको साख कहते हैं, और एक तरह से लोन समझ लीजिए। तो होता क्या है कि इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है AD इक्वल टू AS। जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहती है। और अगर इकोनॉमी में कंडीशन चेंज हो जाए, मान लीजिए ये AD मोर देन AS हो जाए, तो क्या होगा कि अगर डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्राइस वगैरह इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, और अगर इसके अपोजिट कंडीशन हो जाए, ठीक है, AS ज़्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई हो जाए, तो भी बहुत सारी भाई प्राइस डिक्रीज होगी, बट क्या होगा कि भाई एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट आना, जब पहले से ही प्रोडक्शन है, ठीक है भाई, एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, बहुत सारे लेबर्स को निकाल दिया जाएगा कि भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, मुझे लेबर की जरूरत नहीं है बनवाने के लिए, वो पहले से प्रोडक्शन है वही सेल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं लेबर को क्या करूँगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो खतरनाक होती हैं, तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि ये सिचुएशन जो है मेंटेन रहे, AD इक्वल टू AS मेंटेन रहे, और इसको ही मेंटेन रखने के लिए ये क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है अपनाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर देखिए, अगर AD मोर देन है, जैसे हमने अभी बात की थी कि AD मोर देन है AS से, तो इसका मतलब है कि मार्केट में पब्लिक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है लोगों के पास परचेज करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो परचेज करने की एबिलिटी है, तो अब क्या होगा कि भाई आरबीआई कुछ ऐसे काम करेगी जिससे क्या हो जाए कि जो कैश फ्लो है, जो सप्लाई है किसकी, मनी की, उसको किसी तरह से वो कम करेगी, रोकेगी। ठीक है, अब वो डायरेक्ट तो लोगों से पैसे छीन नहीं सकती है, तो ये कई सारे टूल्स हैं उनका वो यूज़ करती है। और अगर इसके अपोजिट हो जाए, अगर ये इसके अपोजिट हो जाए भाई, AD जो है वो लेस देन AS हो जाए, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, तो अब आरबीआई ऐसे काम करेगी जिससे क्या हो जाए कि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो और लोग जो हैं डिमांड करना शुरू करें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरा सिस्टम चलता है। अब ये कैसे होता है हम एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट क्या है। तो इससे पहले हमने बात की थी कि भाई जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को क्या करता है, पैसा देता है। हमने बात की थी लोन देता है, तो रेपो रेट वही रेट है जिस रेट पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, तो उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर AD मोर देन AS है, ठीक है, AD मोर देन AS है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मनी की सप्लाई जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो अगर अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेगा, और भाई कोई कमर्शियल बैंक पैसा लेता है तो ये थोड़ा ना होता है कि अपने पास बचा कर रखेगा, वो लोन लेने के लिए, लोन देने के लिए पैसा लेता है, क्योंकि वो लोन देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो तभी तो वो कमाएंगे ना। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ये सिचुएशन है तो क्या हो करा जाएगा, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल समझ लीजिए कि भाई मान लीजिए रेपो रेट पहले 10% था, ठीक है, तो अब क्या करा जाएगा कि 15%, 12% कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है, तो इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब इंक्रीज करने से क्या होगा कि जब वहां से रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो वो जब कमाएगा तो हम सबको भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे ही पैसा देगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए 10% में मिल रहा था तो 12% पे दे रहा था, कमर्शियल बैंक जो है हमें 12% पे लोन दे रहा था, लेकिन अब 15% पे अगर उसे मिल रहा है तो सिंपल सी बात है वो कमाना चाहेगा तो 17% पे लोन देगा, ठीक है। अब जब परसेंटेज, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे कि लोन वगैरह बहुत कम लेंगे, और लोन नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड कम हो जाएगी, और जो ये सिचुएशन थी एडी मोर देन एएस, ये धीरे धीरे कंट्रोल होकर इक्वल आनी शुरू हो जाएगी। इवन सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई लोन के लिए ही जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, सेविंग के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो लोग क्या करते हैं कि सेविंग करना भी पसंद करते हैं, तो इस तरह से मार्केट से पैसा जो है कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट सिचुएशन हो जाए कि भाई एडी जो है लेस देन एएस हो जाए तो क्या होगा, तो इसका अपोजिट कर दिया जाएगा, रेपो रेट, जहां यहां पर रेपो रेट 10% था 15 कर दिया गया था, वहां क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा कि रेपो रेट को और कम कर दिया जाएगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, यहां 10% की जगह 8% या 7% कर दिया जाएगा। आरबीआई चाहेगा कि कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादा पैसा ले और इंटरेस्ट रेट भी अपना कम करके रखेगा और ज़्यादा लोगों को पैसा दे, जिससे लोग इन्वेस्ट करें, जो भी चीज़ें परचेज करनी है परचेज करें, और डिमांड जो है इंक्रीज हो, और इंक्रीज होते होते एएस के जो है इक्वल हो जाए, ठीक है। तो कुल सारा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी तरह से जो है एडी जो है एएस के बराबर बनाकर रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भाई अगर भाई जो है इन्फ्लेशन की कंडीशन है, इन्फ्लेशन मतलब वही एडी मोर देन एएस है, तो रेपो रेट बढ़ जाएगा, और एडी लेस देन एएस है तो रेपो रेट जो है वो है डिक्रीज हो जाएगा। देन देखिए कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेशो है जो कि आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है, जो कि नेट डिपॉजिट का, ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक को सेव करके रखना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जो अप्रोक्स अभी 4% के आसपास है। तो अब इसका कैसे यूज़ करेगा, तो आप सब खुद ही समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मनी की सप्लाई क्या करना होगा, रोकना होगा। सिंपल है ना कि भाई मनी की सप्लाई कम करनी पड़ेगी, मनी की सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब एडी बहुत ज़्यादा होगा ना, भाई लोगों के पास पैसा है तभी तो वो क्या करेंगे, परचेज कर रहे हैं, तभी तो एडी ज़्यादा है ना, तो मनी की सप्लाई रोकना चाहेगा। तो ये जो सीआरआर है उसको क्या करेगा, आरबीआई इंक्रीज कर देगा, सीआरआर इंक्रीज कर देगा, 4% से 6% कर देगा, ठीक है। अब आप सब ये सोचेंगे इससे क्या बेनिफिट होगा, तो आप एक एग्जांपल समझिए, छोटा सा एग्जांपल जो है, मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट हुए, तो पहले 4% था, तो भाई रिजर्व करना था 96 जो था वो क्या करना था, लोन के उसमें देना था। अब 6% होने से क्या हो जाएगा कि भाई रिजर्व करना पड़ेगा 6 रुपीज़, ठीक है, रिजर्व करना पड़ेगा 6 रुपीज़, तो 100 में से 6 रुपीज़ अगर रिजर्व कर देंगे तो अब वो लोन के रूप में जो है 94 ही दे पाएगा, तो एक तरह से कुछ पैसा तो मार्केट से कम हुआ, ठीक है। अब ये हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई बैंकों में तो लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, तो इस तरह से कई लाख करोड़ जो हैं रिजर्व हो जाते हैं और लोन जो है बहुत कम हो जाता है मार्केट में, और लोन कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, मनी की सप्लाई कंट्रोल होगी, तो धीरे धीरे जो है एडी जो है वो जो मोर देन था वो धीरे धीरे कम होते होते एएस के इक्वल हो जाएगा। और जब एडी लेस देन होता है एएस के तो जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि भाई 4% को घटा दिया जाएगा, 3% 2% कर दिया जाएगा कि रिजर्व कम हो और मार्केट में पैसा ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाए, ठीक है। और मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाएगी तो क्या होगा कि लोग भाई लोन लेकर कोई घर पे रखता तो नहीं है,
कि लोन लेकर घर पे रख लिया, ठीक है हम उस पर सोएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लोन लेकर लोग लोन इसलिए लेते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है कुछ, तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, तो जहां डिमांड पहले कम थी वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट जो है स्टेटेड लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है, SLR। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है CRR के, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि ये जो स्टेटेड लिक्विडिटी रेशियो है ये कमर्शियल बैंक को अपने पास ही लिक्विड मनी के रूप में रखना होता है। वो गोल्ड हो सकता है, वो कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो RBI डिसाइड करता है कि इतने परसेंटेज टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंटेज तुम्हें अपने पास सेव करके रखना है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो गोल्ड हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर इनको रखना पड़ता है। जो अप्रोक्स अभी जो है वो 17.5% है, ठीक है। तो 17.5% फिर से वही समझ लिए भाई 100 में से मान लीजिए 17 रुपीज़ अगर कम हो गए तो अब जो है वो 83 रुपीज़ लोन देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, 17 उसे सेव करके रखना है, सिंपल कि भाई 17 उसे सेव करके रखना है, ठीक है। तो 83 रुपीज़ अभी वो लोन के रूप में दे सकता है। अब समझिए अगर AD ज़्यादा है, AD मोर देन AS है, तो इसका मतलब मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब RBI चाहेगा कि मनी को किसी तरह से मार्केट में ना दिया जाए, तो क्या करेगा, ये जो SLR है इसकी परसेंटेज भी बढ़ा देगा, अप्रोक्स 20% कर देगा। तो 20% कर दिया तो अब जो है कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे बचे भाई, 80 रुपीज़ ही तो बचे ना। तो वो 80 रुपीज़ जो है लोन के रूप में दे सकता है। तो अब 3 रुपये और कम हो गए मार्केट में जाने से। और जस्ट अपोजिट इसके क्या करेगा, जब AD जो है लेस देन हो जाएगा AS के, ठीक है, AD क्या है, लेस देन हो जाएगा AS के, तो जस्ट अपोजिट करेगा, ठीक है। जहां 17% था, मतलब 83 रुपीज़ वो लोन के में दे सकता था, तो अब लेस देन है AD, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, मनी की सप्लाई मार्केट में कम है, परचेजिंग पावर कम है, तो चाहेगा कि परचेजिंग पावर बढ़े। अब परचेजिंग पावर बढ़ाना है तो क्या चाहेगा कि मनी की सप्लाई बढ़ाई जाए। तो मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इस चीज़ को कम कर देगा। मान लीजिए कि 15% उसने कर दिया, तो अब क्या होगा कि मार्केट में 85 रुपीज़ दे सकते हैं लोन, तो इतना पैसा और मार्केट में बढ़ जाएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए की जा रही हैं जिससे किसी तरह से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बनाकर रखा जाए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके रखा जाए, मनी की सप्लाई उस तरह से रखा जाए जिससे जो है इकोनॉमी जो है बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहे, एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहे। देन उसके बाद देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो भाई जो RBI है सिक्योरिटी जो है सेल परचेज करता है, ठीक है। तो देखिए सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड पेपर वगैरह हैं वो सेल परचेज करता है। तो अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा RBI कि जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं उनको सेल करेगा, ठीक है। अब सेल करने से क्या होगा कि भाई जो बिजनेसमैन है या और लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो वो एक पेपर ही देता है RBI, ठीक है। अब पेपर देगा और लोग उस पेपर को लाखों करोड़ों में खरीदेंगे, ठीक है। अब उसको खरीदेंगे, उनको एक पेपर मिला, बाकायदा उसमें लिखा होता है कि भाई इतने साल या इतने टाइम बाद उस पर आपके बाकायदा इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि लोग जब उसको परचेज करेंगे तो पैसा किसका होगा, कैश किसके पास जाएगा, RBI के पास चला जाएगा। और कैश RBI के पास जाने से क्या होगा कि भाई परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, भाई मार्केट से पैसा हट गया ना, तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। तो अब उससे क्या होगा कि जो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, डिमांड, ठीक है, जो ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके AS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब AD लेस देन जो है AS के होगा तो जस्ट अपोजिट करेगा। जहां वो सिक्योरिटीज वगैरह सेल कर रहा था, अब क्या करेगा, जिनके पास सिक्योरिटीज वगैरह है उनको परचेज करेगा। अब परचेज करने से क्या होगा, परचेज करने पे लोगों के पास कैश जाएगा, मनी की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी। तो जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में तो भाई पैसा होगा तो लोग परचेज करेंगे ना। मनी की सप्लाई जब मार्केट में है, लोगों के पास पैसा है तो सिंपल है, लोग खर्च करते हैं। भाई मेरे जेब में भी पैसा होता है तो मैं भी खर्च करता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो क्या होगा, मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज कैसे होगी, जब वो सिक्योरिटीज जो थी उनको परचेज कर लेगा, ठीक है। परचेज करेगा, लोगों से कैश जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो भी चीज़ है कंजप्शन करेंगे, जो भी है, तो धीरे धीरे डिमांड जो है फिर से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, माई मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब है कि भाई जो लोन लेते हैं हम, लोन, ठीक है, और जो सिक्योरिटी रखते हैं लोन लेने के लिए, तो उसके बीच का एक डिफरेंस होता है जिसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अभी एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अब 1 लाख का लोन चाहिए, आपने सिक्योरिटी भी रख दी 1 लाख रुपए की, आपने सिक्योरिटी भी रख दी, लेकिन बैंक आपको पूरे 1 लाख रुपए नहीं देता है, वो अपने पैसे पहले ही काट लेता है। तो अब क्या करेगा, उसने मान लीजिए उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 20,000 है, तो 20,000 उसने काट लिया, तो आपको लोन मिला 80,000, सिंपल 80,000 लोन मिला, 20,000 उसने काट लिया, ठीक है। तो ये होता है एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका यूज कैसे किया जाता है ये समझिए, देखिए सिंपल है कि जब एडी मोर देन है एएस के, एडी मोर देन है एएस के, तो मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, मनी की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। जहां वो 20,000 रख रहा था, अब वो 30,000 रखेगा, और लोन जो है वो 70,000 देगा, जिसे मार्केट में मनी की सप्लाई कम रहे, ठीक है, और लोग परचेज कम करें। और अगर क्या नाम है बिल्कुल अपोजिट कर देगा, जब एडी जो है वो लेस देन एएस के हो जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा देगा, जहां वो 20,000 था वहां 10 करके वो 90,000 देना पसंद करेगा मार्केट में, जिसे लोग परचेज करें, और एडी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, एडी बढ़ के क्या हो जाए, एएस के बराबर हो जाए। तो ये होता है क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है बैंक रेट, और आखिरी पॉइंट है, ठीक है। तो बैंक रेट बिल्कुल रेपो रेट की ही तरह ही है, वही चीज़ है कि भाई जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक को इस रेट पे क्या करता है, लोन देता है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार फिर बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए बैंक रेट पे जब आरबीआई लोन देता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इसमें जो है कमर्शियल बैंक है उसको किसी तरह से सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं रखना पड़ता है, जबकि रेपो रेट में सिक्योरिटीज़ वगैरह रखनी पड़ती है उनको, ठीक है। तो बैंक रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, यहाँ कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन रेपो रेट में ऐसा रखना पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें जो है डिफरेंस है। और इवन क्या नाम है, जो बैंक रेट है इसमें जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम जो है कमर्शियल बैंक की बैंक रेट से भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे जो टूल्स थे ये सारे हमारे क्रेडिट कंट्रोल करने के टूल थे, और क्रेडिट कंट्रोल क्यों किया जाता है, मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। और आप सब ये भी ध्यान रखना कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तभी जो है डिमांड हो रही है, एडी मोर देन एएस है, और अगर मनी सप्लाई कम है तो एडी क्या होगा, लेस देन एएस होगा, ठीक है। और अगर देखिए ये तो मैंने आप सबको समझा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप सबको याद ना रहे तो ये ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में एडी मोर देन एएस है तो ये सारी चीज़ें रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, सारी चीज़ें क्या है, इंक्रीज कर दी जाती हैं। एडी मोर देन एएस है तो सारी चीज़ें इंक्रीज कर दी जाती हैं, और अगर लेस देन जो है एएस है तो सारे रेपो रेट, सीआरआर, एसआरआर, मेजर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें कम कर दी जाएंगी। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई एडी जो है लेस देन एएस है तो मतलब कम हो जाएगी, और एडी जो है मोर देन एएस है तो इंक्रीज होगी, सीआरआर, रेपो रेट, एसआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसके 2 पार्ट हैं, ये दूसरा पार्ट था, तो आप सब पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, फिर सेकंड पार्ट देखना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।